asked for a specific focus on माननीय मंत्री जी, आयुष्मान भारत। एक रिक्वेस्ट करूं आपसे। जी। ऐसे तो आप अंग्रेजी जानते, हिंदी नहीं जानते, पर हिंदी जानते तो जवाब हिंदी में दे दो। तो मैं हिंदी में जवाब दे देता हूं, आप चाहे तो पंजाबी में भी दे सकता हूं। हाँ, और बहुत बात। पर आप माननीय सदस्य वरिष्ठ हैं, आप कागज फाड़ कर स्टाफ पर फेंक रहे हैं। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। संसद आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई, लेकिन सिक्योरिटी ब्रिज को लेकर के सांसदों के निलंबन का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो आज भी जारी रहा और कांग्रेस के 3 सदस्य नकुलनाथ, जो कमलनाथ के बेटे हैं, छिंदवाड़ा से सांसद है, डीके सुरेश, ये भी कांग्रेस के सांसद है, कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार के भाई हैं, और दीपक बैज जो छत्तीसगढ़ से सांसद हैं और वहां के कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। 3 निलंबित कर दिए गए। इस निलंबन के साथ ही निलंबित होने वाले सांसदों की संख्या पहुंच गई 146, जिसमें 112 लोकसभा के शामिल हैं और 34 राज्यसभा के। 14 दिसंबर से सांसदों के निलंबन का सिलसिला शुरू हुआ था। इसके पहले सदन के बाहर दोनों पक्ष मार्च निकालता रहा, विरोध प्रदर्शन करता रहा। मैंने किसी भी माननीय सदस्य का निलंबन बिना किसी कारण के नहीं किया गया है, पर आप माननीय सदस्य वरिष्ठ हैं, आप कागज फाड़ कर स्टाफ पर फेंक रहे हैं। पूर्ति सदस्य मेरे पास आते हैं कि हमें निलंबन कर दो। ये तरीका ठीक है कि सदन में ये रिक्वेस्ट करने आते हैं निलंबन कर दो मुझे, ये तरीका ठीक है क्या आपका? आप सदन की इन मर्यादाओं से सदन चलाना चाहते हैं। अब बात करते हैं संसद में नोकझोंक की। एक अवसर ऐसा आया जब मनोज तिवारी, जो कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने सवाल उठाया कि जो माइग्रेट करके लेबर्स आते हैं कोलकाता और दिल्ली में, उन्हें आयुष्मान भारत की सुविधा नहीं मिलती है। बोलना था इस पर स्वास्थ्य मंत्री को, लेकिन हरदीप पुरी जो सदन में मौजूद थे वो जवाब देने के लिए खड़े हुए, अंग्रेजी में बोल रहे थे, तभी स्पीकर ने टोक दिया। फिर क्या हुआ ये भी नज़ारा देख लीजिए। Asked for a specific focus on माननीय मंत्री जी, आयुष्मान भारत। एक रिक्वेस्ट करूं आपसे। जी। ऐसे तो आप अंग्रेजी जानते, हिंदी नहीं जानते, पर हिंदी जानते तो जवाब हिंदी में दे दो। तो मैं हिंदी में जवाब दे देता हूं, आप चाहे तो पंजाबी में भी दे सकता हूं। हाँ, बहुत भाषा जानते हो। जो भी स्टेयर आजकल चेयर से नहीं, आप डायरेक्शन देना चाहे तो आप तो अंग्रेजी में दे, मैं तो पंजाबी दिक्कत जवाब नहीं है। दे देना है, लेकिन गल है, पर मनोज जी तो पंजाबी समझ लेने चंगी, पर ये चेयर तो डायरेक्शन जी आंदी है ना आजकल, ये लैंग्वेज नहीं बाकी जगह तो भी आ रही, उदा भी असर पंजाबी में जवाब देने के लिए आपको मुझे लिख के देना पड़ेगा। अच्छा चलो, मैं हिंदी में दे देता हूं और हाँ। भोजपुरी का टच दे दूंगा उसमें। अब बात लोकसभा में जो पारित हुए बिल उनकी। राज्यसभा से ये बिल पहले ही पारित हो गया था, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित। आज इसे लोकसभा ने पारित कर दिया। इस दौरान टोका टाकी हुई। दरअसल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि जब तक संसद कोई अस्थायी रूप से कानून नहीं बना लेती है, तब तक प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस मिलकर के चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। सरकार का कहना था कि ये अस्थायी व्यवस्था थी, कानून बनाने की बात हुई थी, लिहाजा कानून बना रहे हैं और चीफ जस्टिस के जगह पर इसमें शामिल कर लिया गया है कानून मंत्री को। विपक्ष का आरोप कि सरकार के 2 प्रतिनिधि होंगे, फिर कैसे करें न्याय की उम्मीद। सुनिए इस दौरान क्या दिया जवाब मंत्री ने। संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 3242 के तहत भारत का जो निर्वाचन आयुक्त होगा उसके लिए कुछ कानून बनाने के लिए बात की थी, लेकिन कई साल बीत गए, कानून बना नहीं। 91 में एक कानून बना, लेकिन उस कानून में अपॉइंटमेंट का जिक्र नहीं था, इसलिए फिर कोई PIL में गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट किया कि जब तक पार्लियामेंट कानून नहीं बनाए तब तक ये व्यवस्था रहेगी। इसलिए पार्लियामेंट के समक्ष कानून अपॉइंटमेंट को लेकर के, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या अदर इलेक्शन कमिश्नर, अपॉइंटमेंट को लेकर के कोई कानून नहीं था। इसलिए ये कानून में लेकर के आपके मान सदन के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। लोकसभा में आज प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल्स बिल 2023 भी पास हो गया। ये 1867 के प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट PRB की जगह लेगा। इसमें बहुत कुछ चीज़ें आसान बनाने की कोशिश की गई है, ऑनलाइन कर दिया गया है। जो पहले DM को अधिकार थे कि उनके पास जाना पड़ता था, उसकी मियाद तय कर दी गई है और जो रजिस्ट्रार हैं उन्हें ज़्यादा अधिकार दे दिया गया है। इसमें आरोप ये लग रहे हैं कि जो लोग या जिन लोगों को सज़ा हुई
किसमें? तो यूएपीए के तहत या आतंकवाद से संबंधित कानून के तहत बाद में यदि वो कुछ निकालना चाहते हैं, प्रकाशित करना चाहते हैं, तो सरकार चाहे तो उन्हें अनुमति नहीं देगी। इसको लेकर के आलोचना भी हो रही है, लेकिन ये आज लोकसभा से पारित हो गया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। सरकार की तरफ से कहा गया कि ये ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत ज़रूरी था, वो कानून पुराना हो गया था। 1867 का ये बिल है और उस समय 1867 में भारत गुलाम था और अंग्रेजों की मानसिकता थी कि प्रेस को भी कहीं ना कहीं अपने हाथ में रखें, यहां तक कि उनके लिए रजिस्ट्रेशन करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। प्रिंटिंग प्रेस लगानी, पब्लिशर बनना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का एक बहुत बड़ा रोल होता था और ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स ये पूरा एक सिस्टम था। ये 8 चरण में इसको किया जाता था। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास पहले जाकर आप रजिस्ट्रेशन करने की एप्लीकेशन लगाओ, कई महीने वहां पर लगते थे। उसके बाद उसको रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया उसके पास लेकर आओ दिल्ली में, फिर उसके चक्कर काटो, फिर वापस लेकर जाओ जब तक आपको नाम मिलता था। लगभग 8 स्टेप थे। आज मुझे सदन में कहते हुए प्रसन्नता है, अब 2-3 साल नहीं लगेंगे, केवल 2 महीने के समय के अंदर आपको अपना समाचार पत्र हो, पत्रिका हो, उसकी अनुमति मिलेगी। ये सिंपल भी है, स्मार्ट भी है और साइमल्टेनियस भी है। इसको विस्तार में मैं बताऊंगा बाद में। और मैं इसलिए अध्यक्ष जी कहना चाहता हूं कि पहले अगर डीएम के पास पहले करना पड़ता, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर के पास बाद में करना पड़ता था, अब वो नहीं है। अब डीएम के पास भी और आरएनए के पास भी एक ही समय पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और अगर डीएम 60 दिन में जवाब नहीं भी देता तो हम उसका इंतजार नहीं करेंगे, 60 दिन के बाद आरएनए ही आपको आपका अनुमति दे देगी। ये बहुत बड़ी सुविधा मिलने वाली है। और मैं इसके लिए शुरू में ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा। हमने राज्यों से भी कंसल्ट किया, अलग अलग संस्थाओं से भी कंसल्ट किया और उसके बाद हम आपके बीच में लेकर आए हैं। मैं इसमें 1-2 बातें जरूर जिसमें प्रकाश डालना चाहता हूं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको बल नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हर क्षेत्र में दिया है। हजारों पुराने कानूनों को या ऐसे कानून जिसकी आवश्यकता नहीं थी, उससे भी मुक्ति दिलाने का काम हमने किया है। मैं एक निवेदन सभापति जी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इसके लिए। अर्जुन मेघवाल जी, क्योंकि आप लॉ मिनिस्टर हैं और क्रिमिनलिटी इसमें खत्म हो अधिकतर कानूनों में और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग मिले, ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता रही। और मैं इस सभा में कहना चाहता हूं, इसमें भी हमने प्रावधान किए हैं जहां बाकी जितने क्रिमिनलाइजेशन वाले ऐसे प्रावधान थे, हमने उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है और केवल एक ही ऐसा प्रावधान है जहां पर अगर आपने अनुमति ना ली हो प्रिंटिंग प्रेस शुरू करने के पब्लिशर की, और उसमें भी आपको 6 महीने का प्रावधान दिया है कि आप उसके अंदर उसको बंद कर दें, अनुमति लें, ना करें तब जाकर केवल आपको सजा होगी, अन्यथा आपको डीक्रिमिनलाइज सबको कर दिया गया है। इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी इससे बल दिया। अब बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा में जो टेलीकॉम से संबंधित बिल आया था, जो कल लोकसभा से पारित हुआ था, उसको भी राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लेकिन असल में जो तीनों बिल थे, अपराध से संबंधित कानून जो कल लोकसभा से पारित हुए थे, वही आज राज्यसभा से भी पारित हुए हैं। और इनका जो नाम है वो भारतीय न्याय संहिता द्वितीय करके 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और जो एविडेंस एक्ट है वो भारतीय साक्ष्य संहिता 2023। इस दौरान राज्यसभा में अमित शाह बोले और खूब बोले। मान्यवर, सभी पुलिस थानों और न्यायालयों में एक एड्रेस होगा, ईमेल एड्रेस रजिस्टर होगा, फोन नंबर और बाकी सारी चीजों का डेटा रखा जाएगा। और एसएमएस भेजने के बाद एसएमएस खुला है या नहीं खुला है वो भी रजिस्ट्री में ऑटोमेटिक
टिक कंफर्म हो जाएगा। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को भी हमने निर्माण कर लिया है, तो किसी को भागने की किसी नौबत आएगी। मान्यवर, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अविलंब मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करने का प्रावधान किया है। फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्रित करने को रिकॉर्डिंग करनी है, वो रिकॉर्डिंग भी तुरंत रखना पड़ेगा, रिपोर्ट बाद में देंगे। और पुलिस जांच के दौरान किसी भी बयान जो रिकॉर्ड किया गया है उसको 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने ई फॉर्म के अंदर रख देना पड़ेगा। मान्यवर, एक हमने करा है कि 7 साल से ज्यादा सजा है, 7 साल या इससे ज्यादा, वो सभी अपराधों में फॉरेंसिक टीम की विजिट को कंपल्सरी कर रहा है। इसके लिए ढेर सारा मैन पावर चाहिए। कल लोकसभा में एक सदस्य ने सवाल उठाया, बात तो सही थी, मगर इस पर काम हमने कब से शुरू कर दिया है। 2020 में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई और अब 9 राज्यों में इसकी ब्रांच बन गई है और अगले साल से हर साल 35,000 फॉरेंसिक साइंटिफिक ऑफिसर हर साल वहां से ग्रेजुएट होते हैं। और मोबाइल फॉरेंसिक साइंस लैब के जाले बुने हैं। और मैं आज एक डेटा आपके माध्यम से इस देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं। मान्यवर, जो लोग निर्दोष छूट गए उसमें से 32% लोग सबूतों के अभाव में निर्दोष छूटे हैं। जहां कोर्ट ने कहा है कि प्राइमा फेसी केस इज देयर, परंतु सजा कराने के लिए हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है, एफएसएल आने से उन लोगों का खराब समय शुरू होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। कोई इसमें से बचकर मान्यवर नहीं। मान्यवर, फॉरेंसिक को एक कंसेप्ट के रूप में हमने स्वीकार किया है। मैं इतना कहना चाहता हूं मान्यवर, ये जो ई कोर्ट, ई प्रिजन, ई प्रोसिक्यूशन, ई पुलिस थाना, ई गृह विभाग, ई जेल और ई फॉरेंसिक के माध्यम से पूरा तैयार होने के बाद मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, दुनिया में सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली भारत की होगी। इसका और इस लक्ष्य को हमने करने के लिए सभी मोर्चे पर हमारी कार्यवाही शुरू कर दी है। सर्च और जब्ती की वीडियोग्राफी की जाएगी। नागरिकों की सुविधा के लिए भी ढेर सारे, मैं बहुत डिटेल में जाना चाहता, ढेर सारे प्रावधान हैं। एक समरी ट्रायल को 2 वर्ष तक के केस में समरी ट्रायल थी, अब 3 वर्ष तक कर हमने 40% केसों को ट्रायल के बाहर निकाल दिया है। समरी ट्रायल से इसमें निर्णय होगा, तो जुडिशरी का बोझ हमने बहुत बड़ा कर्टेल करने का काम किया है। अमित शाह ने बताया कि किस तरीके से ये न्याय संहिता बनने जा रही है और ये मील का पत्थर साबित होने वाली है। सब कुछ के लिए टाइम फ्रेम बना दिया गया है। यहाँ तक कि जो आपको फांसी की सज़ा होती है, जो फैसला सुनाया जाना है, 3 साल के अंदर लोअर कोर्ट को फैसला देना है, सब कुछ टाइम फ्रेम बना दिया गया है। अभी तक क्या होता था कि यदि सुप्रीम कोर्ट से फांसी होती थी, दया याचिका लगानी होती थी तो कोई और भी लगा देता था, लेकिन अब कह दिया गया है साफ साफ कि जो संबंधित पीड़ित व्यक्ति है वही ऐसा कर सकता है और उसे भारत के संविधान मानना ही होगा और उसके पास कोई चारा नहीं है। इस तरीके से ये चारों कानून राज्यसभा से पारित हो गए। इसमें वही सारी व्यवस्थाएं हैं जो कल लोकसभा से पारित हुआ था, जिसमें कि मर्डर की धारा बदली गई, 302 की जगह 101, ये छिनैती की धारा हो जाएगी 302, रेप की धारा 376 की जगह 70 बन जाएगी। ऐसे ही राजद्रोह जो है वो अब उसकी जगह पे देशद्रोह शब्द का इस्तेमाल होगा। सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। देखने वाली बात यह है कि जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही कानून बनते हैं तो कैसे ज़मीन पर उतरता है और कितनी जल्दी उतरता है। लोकसभा में उस वक्त बहुत दिलचस्प नज़ारा पेश आया जब AIM चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने PMAY को लेकर के सवाल उठाए। अगर आप जवाब देखेंगे मंत्री जी का, तो PMAY में उन्होंने कहा है कि 78.27 लाख आर कंप्लीटेड एंड डिलीवर्ड टू द बेनिफिशियरीज। फिर उन्होंने ये कहा कि महाराष्ट्र में 11,224,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मंत्री जी, आप मुझे औरंगाबाद में एक घर दिखा दीजिए, औरंगाबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको फूल का हार पहनाऊंगा। दूसरी बात यह है सर, आप ये देखिए कि
स्वच्छ भारत मिशन में महाराष्ट्र को एलोकेशन है 2021 और 26 में 3,758.50 करोड़। आपके 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं उसके, और आपने सिर्फ 480 करोड़ रुपए दिए हैं। वैसे ही आप ये देख लीजिए, अमृत में महाराष्ट्र में आपने कमिट किया 3,534 करोड़, और इस साल 2023-24 में क्या दिया आपने सर? आप ही का सवाल है, ये जवाब है। तो आप कम से कम आंखों में धूल तो मत डालिए हमारे। आप ये बता दीजिए कि औरंगाबाद में आपने जितने 78.27 लाख और कंप्लीटेड कह रहे हैं आप, एक घर औरंगाबाद में नहीं बना। और आप अमृत में औरंगाबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेसिफिकली कह रहा हूं आपको, ना कितने वहां पर सूरेज लाइन हुए। और मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सांसद जी को स्टडी करने की सलाह दे डाली। द ऑनरेबल मेंबर को बैठ के स्टैटिस्टिक्स पढ़ने की थोड़ी सी हमें बातचीत करनी चाहिए। जहां तक प्रधानमंत्री आवास योजना का सवाल है, ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ के शहरी क्षेत्र में हम आए, अर्बन में टोटल सैंक्शन हुए हैं 1 करोड़ 19 लाख, और इसमें 1 करोड़ 9 लाख ग्राउंड हुए हैं। ये कैसे हो सकता है कि 78 लाख 78 लाख तो टोटल है, वो सारा औरंगाबाद में है। 78 लाख तो कंट्री का फिगर है। सर, मैं इसका जवाब दे सकता हूं। ये आंकड़े मैं दिन रात देखता हूं। टोटल सैंक्शनड प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन फिगर है 1 करोड़ 19 लाख, जिसमें ग्राउंड हुए हैं उसमें 1 करोड़ 9 लाख, जिसमें लाभार्थियों को दिए गए हैं 78 लाख 78 लाख। और अभी मैं बताता, औरंगाबाद और महाराष्ट्र में 30 मार्च 2022 को सीएमसी में घर 49,000 घर सैंक्शन हुए हैं। पीएमएवाई के सीएलएसएस वर्टिकल में है। होता क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट शुरू में आती है और वो हमसे सैंक्शन मांगती है अपनी डिमांड असेसमेंट पे, उसके बाद उनसे काम होता नहीं है, फिर उसको वो कन्वर्ट करना चाहती हैं। और कुछ समय में महाराष्ट्र में ये समस्या थी कि जो महाराष्ट्र में उनको सैंक्शन उन्होंने खुद मांगी थी, उस पे वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करने पाए। अब टिपिकली अफोर्डेबल हाउसिंग एंड पार्टनरशिप, उसमें केंद्र सरकार तो उसमें अपना हिस्सा देती है, राज्य सरकार को जमीन देनी होती है, राज्य सरकार को अपना हिस्सा देना होता है। कई राज्य सरकारें डिमांड करती हैं और उसके बाद नहीं कर पाती, फिर हमारे पास आती है। जब हम कहते हैं इसको कैंसिल कर देंगे, वो कहेंगे नहीं, एएचपी नहीं, एएचपी से इसको सीएलएसएस में कन्वर्ट कर दीजिए।